Good morning, all dear students. This is Harish Gangwar from Excellence English classes, and today we are here to explain the next part, part 5 of A Horse and Two Goats, a story by R.K. Narayanan. आज इसका नेक्स्ट पार्ट है. इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, काफ़ी लॉन्ग स्टोरी है, इसलिए हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करके कर रहे हैं, जिससे एक साथ आप भी नहीं देख पाएंगे, तो शॉर्ट ड्यूरेशन में आप देख पाएंगे, इसको अच्छे से समझ पाएंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द स्टोरी. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, बुक्स के साथ साथ इस एक्सप्लेनेशन को देखिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. मुनि फॉलोड द मैन्स आइज एंड पॉइंटिंग फिंगर्स एंड डिमली अंडरस्टूड द सब्जेक्ट मैटर. मीन्स मुनि ने देखा, उसकी आइज़ को देखा, अमेरिकन की आइज़ को, और उसकी पॉइंटिंग फिंगर, अमेरिकन जो अपनी उंगलियों से पॉइंट कर रहा था, इशारा कर रहा था इधर उधर, तो डिमली अंडरस्टूड उसने किया, यानी बहुत थोड़ा थोड़ा उसके माइंड में आया, समझ में, कि क्या सब्जेक्ट मैटर है, यानी किस मुद्दे पर बात चल रही है. फीलिंग रिलीव दैट द थीम ऑफ द म्यूटिलेटेड बॉडी हैड बीन अबंडन्ड एट लीस्ट फॉर द टाइम बीइंग. क्या सोचा उसने? उसे थोड़ी राहत महसूस हुई कि जो थीम था म्यूटिलेटेड बॉडी का, यानी डैमेज्ड बॉडी का, जो डेड बॉडी मिली थी, तो वो अबंडन हो गया, वो मुद्दा छोड़ दिया गया. अब डेड बॉडी से कोई मतलब नहीं रहा, तो उसे राहत मिली कि चलो अब ये मुझे अरेस्ट नहीं करेगा. सैड अगेन एंथुजियास्टिकली, और थोड़ा हिम्मत के साथ उसने फिर क्या कहा, थोड़ी हिम्मत आ गई और क्या कहा. आई वॉज दिस हाई व्हेन माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी अबाउट दिस हॉर्स एंड द वॉरियर. क्या कहता है कि साहब मैं इतना ऊंचा था, उसने हाथ से इशारा किया कि साहब मैं इतना ऊंचा था, इस घोड़े के बराबर ऊंचा था, ये जो वॉरियर है घोड़े के बराबर में, उसके बराबर ऊंचा था, तो मेरे दादाजी इतने ऊंचे थे. फिर हाथ से बताने लगा, यानी अपनी लंबाई के बराबर. कहता है मैं इस वॉरियर के बराबर था, मेरे दादाजी मेरे बराबर थे जब उन्होंने इस घोड़े की कहानी मुझे बताई थी. द तमिल दैट मुनि स्पोक वॉज स्टिमुलेटिंग इवन एज प्योर साउंड. Muni was speaking very clearly. Every word, every letter was very clear. And the foreigner listened with fascination. तो फॉरेनर था, बहुत फैसिनेशन यानी अट्रैक्शन के साथ उसे सुन रहा था. भले ही पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो सुनता जा रहा था. तो मनी मन में सोचता है, आई विश आई हैड माई टेप रिकॉर्डर हियर. कहता है काश मेरा टेप रिकॉर्डर आज यहाँ पर होता, तो मैं इसकी बात को रिकॉर्ड कर लेता. He said, amusing the pleasantest expression. यानी सबसे बढ़िया उसने एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर लाया, और क्या कहा, योर लैंग्वेज साउंड्स वंडरफुल. अब अमेरिकन मुनि से बोलने लगा, तुम्हारी लैंग्वेज बहुत बढ़िया है. आई गेट अ किक आउट ऑफ एवरी वर्ड यू अटर. किक आउट ऑफ एवरी वर्ड कहता है हर वर्ड से किक मिल रही है, तुम जो भी कुछ बोल रहे हो हर वर्ड से किक मिल रही है, यानी सब कुछ अच्छा लग रहा है. बिल्कुल सलमान खान वाली लैंग्वेज में जाता है कि किक मिल रही है. ही इंडिकेटेड हिज ईयर्स, यानी कि कहाँ मिल रही है, कानों में, इशारा करता है. ही इंडिकेटेड हिज ईयर्स. बट यू डोंट हैव टू वेस्ट योर ब्रीथ इन सेल्स टॉक. क्या कहता है? कहता है लेकिन वक्त बर्बाद मत करो, सेल टॉक मत करो. सेल टॉक मतलब जो मोल भाव वाली बातें हैं. कहता है मोल भाव मत करो, हम इतना देंगे तुम्हें. क्या कहता है? आई अप्रिशिएट द आर्टिकल. अब मुनि बता रहे हैं अपने दादाजी की कहानी कि दादाजी हमारे इतने बड़े थे, हम इस वॉरियर के इतने बड़े थे, तो हमें उन्होंने ये कहानी बताई. तो अमेरिकन क्या सोचा, ये मोल भाव की बातें कर रहे हैं कि नहीं हम इतना नहीं लेंगे उतना लेंगे. तो कहता है ये मोल भाव छोड़ दो. आई अप्रिशिएट द आर्टिकल, यानी मुझे अच्छा लग रहा है, जो सामान है मुझे अच्छा लग रहा है. यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट्स पॉइंट्स, और इसके पॉइंट्स एक्सप्लेन मत करो. यानी कहता है जो मैंने घोड़ा है वो देख लिया है, सब कुछ अच्छा है, तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे अच्छा लग रहा है. लेकिन मुनि को अमेरिकन की बात समझ में नहीं आई. फिर वो आगे अपनी स्टोरी बताने लगता है. क्या कहता है? आई नेवर वेंट टू अ स्कूल, इन दोज डेज ओनली ब्राह्मण वेंट टू स्कूल. क्या कहता है कि मैं कभी स्कूल गया ही नहीं, उन दिनों में तो सिर्फ ब्राह्मण ही स्कूल जाते थे. एक्चुअली था क्या, इन एंशियंट टाइम ओनली ब्राह्मण्स वर अलाउड एजुकेशन.
सिर्फ ब्राह्मण को ही शिक्षा प्राप्त करने और शिक्षा प्रदान करने का अधिकार प्राप्त था, और बाकी सब लोग अपनी अपनी ड्यूटीज़ करते थे। जो लेबरर्स थे वो काम करते थे, जो वैश्य थे वो बिजनेस करते थे अपना, जो क्षत्रिय थे वो मतलब डिफेंडिंग फोर्सेस में शामिल होते थे। तो सबके काम डिवाइडेड थे, ब्राह्मण ही पढ़ते थे। तो क्या कहता है, ओनली ब्राह्मण वेंट टू स्कूल्स, बट वी हैड टू गो आउट एंड वर्क इन द फील्ड्स मॉर्निंग टिल नाइट फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्ट टाइम। क्या कहता है, हमें जाना पड़ता था खेतों में, सुबह से शाम तक काम करते थे, सोइंग टू हार्वेस्ट टाइम तक। सोइंग मतलब जब बुआई होती है, हार्वेस्ट जब कटाई होती है, यानी बुआई से लेकर कटाई तक के टाइम में हमें सुबह से शाम तक काम ही करना पड़ता था खेत में। एंड व्हेन पोंगल केम एंड वी हैड कट द हार्वेस्ट। अब देखिए यहाँ पर पोंगल है, पोंगल एग्जाम में पूछा जाता है, पोंगल क्या है। पोंगल एक इनका फेस्टिवल है जो हार्वेस्ट के टाइम पर होता है, यानी फसल की कटाई के टाइम पर होता है। तमिलनाडु में मनाया जाता है, जैसे असम में बिहू मनाते हैं, तो पोंगल यहाँ पर मनाया जाता था फसल की टाइम पर। माई फादर अलाउड मी टू गो आउट एंड प्ले विद अदर्स एट द टैंक। तो कहता है तालाब के पास में मेरे पिताजी तब मुझे जाने की परमिशन देते थे जब पोंगल मनाया जाता था। एंड सो आई डोंट नो द परंगी लैंग्वेज यू स्पीक। परंगी यानी वो फिरंगी के लिए बोलता है, विदेशी के लिए क्या बोलते हैं, फिरंगी बोलते हैं लोग। तो कहता है ये तुम जो लैंग्वेज बोल रहे हो ना, मुझे पता ही नहीं है कौन सी फिरंगी लैंग्वेज तुम बोल रहे हो। इवन लिटिल फेलोज इन योर कंट्री प्रोबेबली स्पीक द फरंगी लैंग्वेज। फिर क्या कहता है कि छोटे छोटे बच्चे भी तुम्हारी कंट्री में फिरंगी लैंग्वेज बोलते होंगे, फिरंगी भाषा बोलते होंगे। बट हेयर ओनली लर्नड मैन एंड ऑफिसर्स नो इट। क्या कहता है, लेकिन इंडिया में तो सिर्फ बहुत पढ़े लिखे लोग और ऑफिसर लोग बोलते हैं ये फिरंगी लैंग्वेज। द फॉरेनर लव्ड हार्टली। इस बात पे जो विदेशी था खूब जोर से हंसा। टुक आउट अनदर सिगरेट एंड ऑफर्ड इट टू मुनि who now smoked with these, deciding to stay on if the fellow was going to be so good as to keep up his cigarette supply। तो जब उसने सिगरेट दी मुनि को, दूसरी सिगरेट, तो अब इस बार मुनि ने बहुत अच्छे से पी, आराम से पी, और उसने ये डिसाइड किया कि जब तक ये इतना अच्छा बना रहेगा, बार बार मुझे सिगरेट पिलाता रहेगा, तो मैं यहीं रुका रहूँगा, इसके पास रुका रहूँगा। The American now stood up on the pedestal in the attitude of a demonstrative lecturer and said, अमेरिकन उसके पेडेस्टल पर खड़ा हो जाता है, स्टैचू के पेडेस्टल पर, और एक डेमोन्स्ट्रेटिव लेक्चरर यानी कोई जैसे स्पीच देने वाला इंसान होता है, वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, उंगलियों से इशारे कर करके बताता है, उस पोजीशन में खड़ा हो जाता है और क्या बोलता है, रनिंग हिज फिंगर अलॉन्ग सम ऑफ द कार्व्ड डेकोरेशंस अराउंड द हॉर्सेज नेक। घोड़े की गर्दन के आसपास में जो कार्व्ड डेकोरेशंस थी, यानी जो खुदाई नक्काशी वाला काम था, सजावट का काम था, उसकी तरफ इशारा करके कहता है, स्पीकिंग स्लोली एंड अटरिंग हिज वर्ड्स सिलेबल बाय सिलेबल। यानी वो बहुत धीरे धीरे बोलने लगा, और सिलेबल बाय सिलेबल यानी हर वर्ड को बहुत छोटे छोटे पीसेस में तोड़ कर बोल रहा था, जिससे समझ में आ जाए मुनि को। लेकिन मुनि को कहाँ समझ में आने वाली है। फिर क्या बोलता है, आई कुड गिव अ सेल्स टॉक फॉर दिस बेटर दैन एनी वन एल्स। कहता है कि मैं इसका मोल भाव बहुत अच्छे से कर सकता हूँ किसी और के अलावा। दिस इज़ अ मार्वलस कॉम्बिनेशन ऑफ येलो एंड इंडिगो दो फेडेड नाउ, ही सेज दैट इज़ अ मार्वलस कॉम्बिनेशन। कहता है कि बहुत अच्छा वंडरफुल कॉम्बिनेशन है इंडिगो और येलो कलर का। दो फेडेड नाउ मतलब थोड़ा फेड हो गया है, मुरझा गया है। हाउ डू यू पीपल ऑफ दिस कंट्री अचीव दीज फ्लेमिंग कलर्स। कहता है तुम देहाती लोग इतने अच्छे कलर्स को कैसे अचीव करते हो, कैसे तुमने सजाया है इसको। कहता है मैं हैरान हूँ इस बात को सोच सोच के, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है कलर का। मुनि नाउ assured that the subject was still the horse and not the dead body। तो मुनि को ये दोबारा एश्योरेंस मिला, यानी बिलीव उसे हो गया कि सब्जेक्ट जो है वो घोड़ा ही है, डेड बॉडी नहीं है। तो थोड़ा उस पर
फिर से राहत मिली। तो फिर बोलने लगता है, दिस इज़ अ गार्डियन, इट मीन्स डेथ टू आवर एडवर्सरीज। क्या कहता है, ये हमारा क्या, ये हमारा रक्षक है। ये घोड़ा है ना, ये हमारा रक्षक है, और इसका मतलब है जो मुसीबत हैं उनका खात्मा करने वाला है, ये मुसीबतों का यानी भक्षक, यानी उनको खाने वाला है, मुसीबत नहीं आएंगी। एट द एंड ऑफ कलियुगा दिस वर्ल्ड एंड ऑल अदर वर्ल्ड्स विल बी डिस्ट्रॉयड एंड द रिडीमर विल कम इन द शेप ऑफ अ हॉर्स कॉल्ड कल्कि। तो क्या कहते हैं कि जब कलयुग का अंत हो जाएगा और इस पूरी दुनिया का, दूसरी दुनियाओं का जब अंत हो जाएगा, तो रिडीमर आएगा यानी मुक्तिदाता आएगा, और एक हॉर्स की शेप में आएगा जिसका नाम कल्कि होगा। दिस हॉर्स विल कम टू लाइफ एंड गैलप एंड ट्रैम्पल डाउन ऑल बैड मैन। क्या कहता है, तब ये हॉर्स जिंदा हो जाएगा, इस हॉर्स में लाइफ आ जाएगी, गैलप करेगा यानी चौकड़ी भरकर दौड़ने लगेगा, बहुत तेज़ी के साथ दौड़ने लगेगा, और जितने भी बैडमैन हैं, जितने भी दुष्ट लोग हैं जिन्होंने कलयुग में बहुत आतंक मचाया है, उन सबको ट्रैम्पल कर देगा, सबको कुचल देगा, सबको मार देगा। उन्होंने ये बताने लगे मुनि। While he was brooding on this pleasant vision, the foreigner utilized the pause to say। तो जब वो रुका था इस पे प्लेजेंट विजन पर, ब्रूडिंग मीन्स थिंकिंग, जब वो सोच रहा था इस प्लेजेंट विजन के बारे में, तो फॉरेनर ने यूटिलाइज़ किया पॉज का, यानी मुनि वहाँ पर रुक गया था, थोड़ा सा पॉज ले लिया, बीच में फॉरेनर टपक पड़ा। क्या बोलता है, आई एश्योर यू दैट दिस विल हैव द बेस्ट होम इन द USA। क्या कहता है कि USA के सबसे अच्छे घर में ये घोड़ा पहुंच सकता है। आई विल पुश अवे द बुक केस, यू नो आई लव बुक्स एंड आई एम अ मेंबर ऑफ 5 बुक क्लब्स। कहता है कि 5 बुक क्लब का मेंबर हूँ मैं, मुझे बुक्स बहुत पसंद है, लेकिन इस हॉर्स को अपने घर में ले जाने के लिए बुक केस को एक साइड में कर दूंगा। एंड द चॉइस एंड बोनस वॉल्यूम्स माउंट अप टू अ पाइल रियली इन आवर लिविंग रूम। कहता है कि हम अपने लिविंग रूम में जितने भी वॉल्यूम्स हैं, जितनी बुक्स हैं, सबको एकदम एक के ऊपर एक ऊपर रख देंगे, ढेर लगा देंगे, लेकिन घोड़े के लिए जगह बनाएंगे। एज हाई एज दिस हॉर्स इटसेल्फ, यानी बिल्कुल घोड़े की ऊंचाई तक। बट दे विल हैव टू गो, लेकिन उनको भी जाना पड़ेगा। रुथ में डिसअप्रूव बट आई विल कन्विंस, मुनि कंटिन्यूड हिज। यानी उसने कहा जी, रुथ है वो नहीं मानेगी, इस बात को डिसअप्रूव करेगी घोड़े को लाने के बारे में और किताबों को हटाने के बारे में, फिर भी मैं कन्विंस कर लूँगा। और मुनि क्या करता है, मुनि कंटिन्यूड हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मुनि अपनी वही बात दोहराना जाता है, कहता है दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो कैसे क्या होगा। फिर बोलता है, वो बताने लगता है, आवर पंडित डिस्कोर्स्ड एट द टेम्पल वंस हाउ द ओशंस आर गोइंग टू क्लोज ओवर द अर्थ इन अ ह्यूज वेव एंड स्वैलो अस। कहता है हमारे पंडित जी ने बताया था, डिस्कोर्स किया था यानी प्रवचन दिया था, बताया था कि जो महासागर हैं, जो ओशंस हैं, वो इतने क्लोज़ हो जाएंगे, इतने क्लोज़ हो जाएंगे ज़मीन पर कि एक बड़ी सी लहर आएगी और हम सबको स्वैलो कर लेगी, हम सबको बहा ले जाएगी, वो लहरें हमको डुबा देंगी। दिस हॉर्स विल ग्रो बिगर दैन द बिगेस्ट वेव एंड कैरी ऑन इट्स बैक ओनली द गुड पीपल एंड किक इनटू द फ्लड्स द इविल वंस। कहता है जब वो बाढ़ आएगी, वो बाहर कर ले जाएगी, तो ये हॉर्स है बहुत ऊंचा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, और अपनी पीठ पर सिर्फ उन लोगों को बिठाएगा जो अच्छे हैं, और जो बुरे हैं उनको किक कर देगा बाढ़ में, उनको ठोकर मार देगा। प्लेंटी ऑफ दैम अबाउट, ही सेड रिफ्लेक्टिवली। कहता है कि बहुत सारे लोग, क्या होगा, वो उन्हें ठोकर मार देगा। डू यू नो व्हेन इट इज़ गोइंग टू हैपन, ही आस्क्ड। उसने पूछा अच्छा ये बताओ कब तक होगा ये। सवाल पूछता है फॉरेनर से कि तुम्हें कुछ आइडिया है कब तक होगा ऐसा, अंत कब होगा कलयुग का। जब मुनि ने ये पूछा अमेरिकन से कि तुम्हें पता है कैसे अंत होगा, द फॉरेनर नाउ अंडरस्टूड बाय द टोन ऑफ द अदर दैट अ क्वेश्चन वॉज बीइंग आस्क्ड।
बस उससे इतना समझ में आया कि कोई सवाल उससे पूछा गया है, मुनि ने उससे कोई सवाल पूछा, तो वो कहने लगता है, वो कुछ समझता, मोल भाव की बात चल रही है, तो क्या कहता है, आई एम नॉट अ मिलेनियर बट द मॉडेस्ट बिजनेसमैन। कहता है कि मैं मिलेनियर तो नहीं हूँ, करोड़पति नहीं हूँ, लेकिन एक छोटा मोटा बिजनेसमैन हूँ। माई ट्रेड इज़ कॉफ़ी, यही बताता है कि मैं कॉफ़ी का ट्रेड करता हूँ। Amidst all this wilderness of obscure sound, Muni caught the word coffee. Amidst all this wilderness of obscure sound, यानी ये सब कुछ धुंधला धुंधला सा था, यानी इसको जो समझ में नहीं आ रहा था मुनि को, तो मुनि ने कॉफ़ी वर्ड को पकड़ लिया और कहा, इफ़ यू वॉन्ट टू ड्रिंक काफ़ी, कहता है काफ़ी पियोगे तुम, कॉफ़ी नहीं कहता, काफ़ी कहता है। ड्राइव फर्दर ऑफ इन द नेक्स्ट टाउन, कहता है कि अच्छा यहाँ से आगे चले जाओ, अगले गांव में, अगले कस्बे में। दे हैव फ्राइडे मार्केट एंड देयर दे ओपन काफ़ी होटल्स, सो आई लर्न फ्रॉम पासर बाय। कहता है कि वहाँ अगले कस्बे में शुक्रवार को, फ्राइडे को कॉफ़ी होटल्स खोलते हैं, ऐसा मुझे पासर्स बाय यानी इस रास्ते से गुजरने वालों से पता चला है। तो फॉरेनर इसकी बात को नहीं समझता है, फिर से बोलता है, आई रिपीट आई एम नॉट अ मिलियनेयर, यानी बहुत धीरे धीरे आराम से बोलता है। आवर्स इज़ अ मॉडेस्ट बिजनेस, आफ्टर ऑल वी कैंट अफोर्ड टू बाय मोर देन 60 मिनट्स ऑफ टीवी टाइम इन अ मंथ। कहता है कि हम इतना बिजनेस करते हैं कि हम एक महीने में टीवी पर 60 मिनट्स कवर नहीं कर सकते, यानी हम टीवी के 60 मिनट यानी 1 घंटा नहीं खरीद सकते पूरे एक महीने में, यानी हर दिन के 2 मिनट, हर दिन के 2 मिनट हो गए एक महीने में। इसका मतलब क्या है, ऐड दिखाना, जो ऐड दिखाते हैं टीवी पर सब लोग अपने अपने प्रोडक्ट का, कोई चाय का दिखाता है, कोई कॉफ़ी का। तो कहते हैं कि इतना छोटा बिजनेस है हमारा कि हम 2 घंटे का ऐड भी नहीं दिखा, 1 घंटे का ऐड नहीं दिखा पाते हैं टीवी चैनल पर। विच वर्क्स आउट टू 2 मिनट्स अ डे, यानी क्या कहता है, जो 2 मिनट पढ़ेंगे एक दिन में, 2 मिनट का ऐड भी नहीं दिखा पा रहे हैं, इतने गरीब हैं बिजनेसमैन। दैट्स ऑल, ऑल्दो इन द कोर्स ऑफ टाइम विल मे बी स्पॉन्सर 1 hour शो रेगुलरली इफ़ आवर सेल्स ग्राफ कंटिन्यूज टू गो अप। कहता है लेकिन अगर हमारा सेल्स ग्राफ रेगुलरली ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, हमारी सेल अच्छी होती जाएगी, तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे का शो ऑर्गेनाइज कर सकेंगे, 1 घंटे का शो स्पॉन्सर कर सकेंगे। कहता है अभी हमारी इतनी हैसियत नहीं है, बजट नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में सब कुछ सही हो जाएगा। वो ये सब कुछ क्यों बता रहा है, क्योंकि वो घोड़े को सही से खरीद सके। देन द विजिटर फीलिंग दैट ही हैड स्पेंड टू मच टाइम ऑलरेडी। तो जब अमेरिकन को लगा कि अब मोल भाव में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, मुद्दे की बात की जाए तो क्या कहता है, टेल मी विल यू एक्सेप्ट 100 रुपीज़ और नॉट फॉर द हॉर्स। कहता अच्छा ये बताओ, इस घोड़े का 100 रुपया लोगे या नहीं लोगे, ये बता दो मुझे। आई वुड लव टू टेक द विस्कर्ड सोल्जर ऑल्सो बट नो स्पेस फॉर हिम दिस ईयर। कहता है कि मैं तो ये जो विस्कर्ड सोल्जर है, विस्कर्ड मतलब बड़ी बड़ी मूँछों वाला, ये जो सिपाही है, इसे भी खरीद लेता, लेकिन इस साल थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी। आई हैव टू कैंसल माई एयर टिकट एंड टेक अ बोट होम आई सपोज। कहता है कि हवाई टिकट तो मुझे कैंसिल करना पड़ेगा अगर मैं ये ख़रीदूँगा, बोट से जाना पड़ेगा, वो सस्ता पड़ेगा। रुथ कैन गो बाय एयर इफ़ शी लाइक्स बट आई विल गो विद द हॉर्स एंड कीप हिम इन माई कैबिन ऑल द वे इफ़ नेसेसरी। कहता है अगर रुथ चाहे, यानी उसकी वाइफ है, वो अगर चाहे तो वो हवाई जहाज़ से जा सकती है, एयरक्राफ्ट से जा सकती है, लेकिन मैं तो अपने केबिन में घोड़े को रख कर ले जाऊंगा शिप में। एंड ही स्माइल्ड एट द पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ वॉयजिंग अक्रॉस द सीज हगिंग दिस हॉर्स। और वो स्माइल करता है और घोड़े को गले लगाकर, उसको पकड़ कर, उसको हग करके ऐसे फील करता है कि मानो अब वो वॉयज कर रहा है, यानी समुद्र में यात्रा कर रहा है। ही एडेड, और उसने कहा आई विल हैव टू पैड इट विद स्ट्रॉ सो दैट इट डजंट ब्रेक। कहता है कि पैड भी लगाना पड़ेगा, इसके साइड से ऊपर नीचे सब जगह भूसा रखना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे ये टूटे ना, सपोर्ट अच्छा रहे। आई हैव माई स्टेशन वैगन एज यू सी
I can push the seat back and take the horse in if you will just lend me a hand with it. क्या कहता है, मेरे पास ये स्टेशन वैगन है, तुम देख ही रहे हो। कहता है ये सीट बैक है, इसको थोड़ा पीछे कर दूंगा और अगर तुम मुझे थोड़ा मदद करो तो इस घोड़े को इस कार में रख लूँगा। लेकिन मुनि को कुछ समझ में ही नहीं आता है। मुनि तो बस वास्तव में उन्हें यही समझ में आता है कि बकरी खरीदना चाहते हैं। जब 100 रुपये का नोट अमेरिकन उनके हाथ में देता है, कहते हैं ओह अच्छा, बकरी की बात चल रही है, बकरी लेना चाहते ही है। डियर स्टूडेंट्स, आज तक की एक्सप्लेनेशन यहाँ तक। नेक्स्ट टाइम हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पार्ट, और हो सकता है 1 या 2 पार्ट्स आपको और देखने को मिलें तो ये स्टोरी फिनिश हो जाएगी। तो पेशेंस रखिए, स्टोरी को अच्छे से समझिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो, अभी तो सिस्टम ऐसा ही है, आगे चलकर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कुछ और बेटर तरीके से आपको मैं समझाऊंगा सारी चीज़ें, जितनी भी पोएम्स और जितना भी ग्रामर पोर्शन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, यानी हर चीज़ एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको क्लियर कराऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। कमेंट भी करिए, लाइक करिए वीडियो को।